Hello everyone, and today we are going to talk about vectors and kinematics. Vectors वैसे तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि वेक्टर्स खुद एक मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट है। तो जेई मेंस और जेई एडवांस में तो बेसिकली वेक्टर्स एक मैथ्स के पोर्शन में अलग से ही पूछा जाता है क्योंकि इट्स अ डिफरेंट चैप्टर कम्प्लीटली। लेकिन नीट और एम्स में वेक्टर से कई कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट जब क्वेश्चंस ही नहीं आते तो पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वेक्टर्स ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज़ होता है एंड विदाउट वेक्टर्स यू कैन नॉट सर्वाइव। मीन्स काफ़ी मुश्किल हो जाता है चीज़ों को सॉल्व करना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड वेक्टर्स सो दैट हम बाकी के चैप्टर्स में परस्यू कर सकें, प्रोसीड कर सकें। कोशिश करेंगे आज वेक्टर्स और मोशन इन वन डायमेंशन कवर करने की, और अगर प्लेन मोशन इन प्लेन हो पाया तो फिर दैट विल सी लेटर। ओके, विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम लेट्स कम ऑन वेक्टर्स। क्या होता है, तो यू नो दैट लाइक अ वेक्टर इज बेसिकली नथिंग लाइक दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वन वी कॉल एज स्केलर, अदर वी कॉल एज वेक्टर्स। और फिर वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ नंबर बताना काफ़ी नहीं होता। मतलब कि जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ, तो मुझे ये बताना भी ज़रूरी होगा ऑब्जेक्ट के मोशन को समझने के लिए कि मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ। सो आई नीड द डायरेक्शन एज वेल। सो दोज काइंड ऑफ क्वांटिटीज विच नीड्स द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड is basically or are basically are known as vectors. किसी भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है विद सम लेटर विद अ वेक्टर नोटेशन अबव दैट। अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट और लेट्स ट्राई टू एड्रेस दैट इशू। मान लो कि ये मेरे पास एक पर्टिकुलर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, वी रिप्रेजेंट इट विद एन एरो दैट यू नो। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे ये डिनोट किया है। तो जब मैं लिखता हूँ ए विद एन एरो साइन, तो इसका मतलब है मैं आई एम टॉकिंग अबाउट वेक्टर ए। और ये दोनों चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी। दिस इज द कंप्लीट वेक्टर, दिस इज द कंप्लीट सेट। नॉर्मली इसे डिनोट किया जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर मैं लिखता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या इसे सिंपली लाइक नॉर्मल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट द साइन, तो इसका मतलब होता है आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंथ, इस पर्टिकुलर वेक्टर की कितनी लेंथ है। और ये चीज़ यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू नो दैट कि लेंथ कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, मतलब -2 मीटर्स तो नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सो दैट इज वाई मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव, the magnitude has to be positive. Magnitude of a or mod a or just a is nothing but the magnitude, or which is length. So effectively it is always going to be positive, it can never be negative चाहे कुछ भी हो। और जब मैं लिखता हूँ a कैप, तो यहाँ पे मेरा मतलब होता है यूनिट वेक्टर से। ये क्या है, तो अगर ये मेरे पास a वेक्टर था, मान लो इसकी कुछ भी लेंथ थी, इमेजिन करते हैं कि इसकी लेंथ 5 थी लेट्स से। जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर से यानी किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उस वेक्टर की लेंथ चेंज हो जाती है। जैसे ये ए वेक्टर था, अगर मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ ए लिखूंगा तो ये वेक्टर वही रहेगा, बट उसकी लेंथ डबल हो जाएगी। इट विल बी लाइक दैट, लेंथ विल बिकम ट्वाइस। हाफ ऑफ ए लिखूंगा तो लेंथ हाफ हो जाएगी। सो व्हाट इज ए कैप? ए कैप इज अ वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए, बट विद यूनिटरी लेंथ। यूनिट लेंथ का यानी वन सिंगल यूनिट लेंथ का एक वेक्टर जो कि उसी की डायरेक्शन में है जिसका हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। सो बेसिकली निकालने से, ए कैप निकालने से फायदा क्या हुआ कि अब मैं इसको जितने से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो कि इसे मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 ए कैप, तो मुझे एक नया वेक्टर मिल जाएगा जिसकी लेंथ 7 यूनिट्स होगी इसी डायरेक्शन में। This is a vector of 7 units, this is a vector of 5 units, this is a vector of 10 units because it is 2 times of a. So that is why we calculate unit vector. कैसे निकाला जाता है, या इसका क्या मतलब है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अगर आप इसे समझने की कोशिश करो तो बेसिकली हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर हम एक्स यूनिट्स तो चले आई की तरफ, इसे कहा जाता है लाइक नॉर्मली एक्स वाई जेड, ये डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं। हमने x यूनिट्स कवर किया है i वाली डायरेक्शन में, y यूनिट्स कवर किया है j वाली डायरेक्शन में, और फिर z यूनिट्स कवर किया है k वाली डायरेक्शन में। एंड फाइनली वी लैंड अप एट अ पॉइंट जो कि 3 डायमेंशनली x, y, z को रिप्रेजेंट कर रहा है समवेयर हेयर। ये जो पॉइंट है ये x, y, z को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं इसको ओरिजिन से मिला देता हूँ तो ये जो वेक्टर है दिस इज नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस
सेट k कैप. दिस इज व्हाट वी कॉल वेक्टर ए. और इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इज व्हाट वी कॉल एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, विच इज गिवन बाय नथिंग बट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब ये नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा सेम ही रहेंगे. अगर यहाँ माइनस एक्स होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इवेंचुअली एक्स स्क्वायर ही बनने वाला है. तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया. तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो यूनिट वेक्टर निकाला जाएगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. दोनों को डिवाइड कर दो, आपको यूनिट वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी. एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा बेटर क्लियर हो जाएगा, मतलब थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा. लेट्स से कि मेरे पास एक वेक्टर है a विच इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप. ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्पेस में 2, माइनस 3, 1. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज गोइंग टू बी अंडर रूट 2 स्क्वायर विच इज 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर विच इज स्टिल 9, so it's going to be 9 plus 1 का square is 1, so root 14. So what will be a cap? It's going to be vector a upon magnitude of a, and it will come out to be 2 over root 14 I cap minus 3 over root 14 j cap plus 1 over root 14 k cap. This will be the a cap. And now if you even want to check, you can check कि जो a cap का magnitude है that will come out to be as 1, क्योंकि इसका जब आप magnitude निकालोगे तो under root this square plus this square plus this square eventually it will turn out to be as 1. होना भी यही चाहिए क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है. अब मान लो आपसे कहा गया कि वेक्टर a की डायरेक्शन में 10 यूनिट्स का एक वेक्टर बताओ जिसकी लेंथ 10 हो, तो a cap से 10 को मल्टीप्लाई कर दो, the entire thing, you will get the value of required vector जो भी है, that is the answer. So this is what basically we understand कि वेक्टर है ये, और फिर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विथ एन एरो. ओके, मूविंग फर्दर. वेक्टर क्वांटिटीज पता है. वेक्टर एडिशन. जब हम एक वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर उन वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का भी मेथड अलग होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें डायरेक्शंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. इसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि लेट्स से मेरे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे मैं कहता हूँ कि दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है 2 न्यूटन का और एक लग रहा है 4 न्यूटन का. तो बताओ इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो one can say that 6 न्यूटन्स, but the answer is it depends upon कि ये 2 न्यूटन और 4 न्यूटन कहाँ लग रहे हैं. मान लो कि 2 न्यूटन इस तरफ लग रहा हो और 4 न्यूटन इस तरफ लग रहा हो, तो व्हाट इज द नेट फोर्स? 2 न्यूटन का धक्का इधर से आ रहा है, 4 का इधर से आ रहा है, तो इफेक्टिवली तो ये बॉडी इधर जाएगी ना 2 न्यूटन से. अगर दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं तो 6 हो सकता है, दोनों किसी एंगल पे लग रहे हैं तो कुछ और होगा. तो जब एंगल्स पे होंगे तो हम उसको कैसे डील करते हैं? तो उसके लिए मेरे पास कुछ लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन होते हैं. जैसे कहा जाता है कि अगर मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, किसी भी वेक्टर को आप एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पे रख सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. इसे फ्री वेक्टर कहते हैं. अ वेक्टर इज फ्री. मान लो यहाँ ए होता और यहाँ बी होता और मैंने इसे ज्वाइन करके रख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इट इज स्टिल सेम. तो अगर मैं एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन करवा दूं और मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना हो, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा और फिर वो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल के इक्वल होगा. मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसकी लेंथ, वो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल के इक्वल होगी. इसे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहा जाता है. दिस इज नथिंग बट अ न्यू वेक्टर a प्लस बी. a प्लस बी खुद भी एक वेक्टर ही होगा. समझने वाली चीज है कि दो वेक्टर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो इफेक्टिवली जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो भी एक वेक्टर ही होगा. तो C विल कम आउट टू बी एज a प्लस बी. ऐसा ही सेम हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के, अगर दो वेक्टर्स के हेड और टेल को ज्वाइन कर दिया जाए, कुछ ऐसे, मैंने इन्हीं वेक्टर्स को टेल को ज्वाइन कर दिया जाए, यही सेम वेक्टर्स हैं ए बी, मैंने इनको वैसे ज्वाइन कर दिया, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि इसको दो एडजेसेंट साइड मान के आप एक पैरेललोग्राम बनाओ. जब आप एक पैरेललोग्राम बनाओगे तो फिर पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा दैट विल गिव यू a प्लस बी. इवेंचुअली वी लैंड द सेम लोकेशन जहां हम पहले थे, मतलब वही चीज़ है, बस उसी को लिखने का या समझने का एक दूसरा तरीका है कि यहाँ पे आप इसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हो. इसी को अगर आप कन्वर्ट करने की कोशिश करो तो समझो कि जो b था उसको मैं यहाँ से पिक करके यहाँ पे भी रख सकता हूँ, और जब मैं इसको मिलाऊंगा तो फिर ये मतलब ट्राइंगल फॉर्म करेगा. तो वो सेम चीज़ है, मतलब इफेक्टिवली वो वही चीज़ है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ऐसा एक होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. उसमें क्या होता है कि अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं,
तो इवेंचुअली अगर आप सबके हेड टेल ज्वाइन कर दो तो जो नेट रिजल्ट होगा वो हमेशा इनिशियल यानी जहाँ से शुरू हुआ था से फाइनल को ज्वाइन कर देंगे, तो दिस इज द नेट रिजल्ट वेक्टर इन सब का। क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा। मैथमेटिक्स इज अ बाइनरी प्रोसेस, मतलब आप कभी भी ना दो से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ हैंडल नहीं करते, आप हमेशा पहले दो चीज़ों को हैंडल करते हो। 2 + 3 5, इस 5 को आप 4 से ऐड करते हो, 5 + 4 9, फिर आप 9 को 5 से ऐड करते हो। तो हमेशा एक बाइनरी प्रोसेस है, उसको आप दो दो के टुकड़ों में तोड़ के करते हो। तो सेम वे अगर मेरे पास 2 4 5 10 20 वेक्टर्स हैं तो फिर मैं दो दो के सेट्स बना के उन सबको सॉल्व करता हूँ। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ट्राइंगल। एंड यहाँ पे जो आप मैग्नीट्यूड लिखते हो वो मैग्नीट्यूड दिया जाता है विद समथिंग लाइक क्लियर। तो अगर मान लो कि मुझे सी वेक्टर यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो वेक्टर तो ये इस डायरेक्शन में हो गया दिख रहा है, तो मैग्नीट्यूड दिया जाता है अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस बन जाएंगे कि थीटा अगर जीरो होगा तो फिर ये टर्म ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगी या इफेक्टिवली ए प्लस बी हो जाएगी। याद करने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हो थीटा जीरो है मतलब दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली ऐड कर दो जब सेम डायरेक्शन में है। तो थीटा 180 है मतलब दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, वहाँ से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज वेक्टर एडिशन, और फिर ये इसके कुछ मेथड्स होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि मेरे पास ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, 4 न्यूटन और 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो नेट रिजल्ट कहाँ होगा? नेट रिजल्ट विल कम समवट हियर। मैंने ज्वाइन किया, पैरेललोग्राम बना और ये कुछ इस तरफ होगा रिजल्ट, मतलब ये ब्लॉक कहीं इधर जाएगा। तो कितना फोर्स होगा इसके ऊपर? अगर मैं एफ नेट की बात करूँ तो एफ नेट विल कम आउट टू बी अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू कॉस 90 विच इवेंचुअली वैनिशेस टू 0। तो ये टर्म खत्म। 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 4 + 16 √20। दिस इज द आंसर, अंडर रूट 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में। अब इसका कोई रोल नहीं है, ये ब्लॉक इफेक्टिवली √20 न्यूटन से इस तरफ मूव कर रहा है। ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम दोनों एक ही चीज़ हैं, सिर्फ नाम अलग अलग हैं, वो वैसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, या जैसे वेक्टर एडिशन होता है वैसे ही वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, देखो सब्ट्रैक्शन इज एडिशन विथ अ नेगेटिव थिंग। तो अगर मैं लिखता हूँ ये एक वेक्टर ए है तो माइनस ए वेक्टर का मतलब कुछ नहीं होता, सेम वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज व्हाट वी कॉल एज माइनस है। दैट्स इट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन उसकी एग्जैक्ट रिवर्स हो गई। सो अगर मान लो आपसे कहा जाता है a प्लस बी, तो मान लो ये a है और ये कहीं b है, तो जो a प्लस बी आएगा दैट विल कम आउट टू बी दिस। दिस इज अ वेक्टर a प्लस बी। अज्यूम इसको हम एक नाम देते हैं c वेक्टर। अगर a माइनस बी लिखना होता तो हम क्या करते हैं, तो हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि माइनस बी ये है, माइनस बी ये नहीं है, ये बी है, ये माइनस बी हो गया। तो अब इसका फिर से हेड टेल ज्वाइन हो रहा है, तो जब इसकी बात करेंगे यानी यहाँ पे जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ जो ये वेक्टर बना, मान लो d, दिस इज नथिंग बट a माइनस सी। होप यू गॉट इट। जो b था उसका हमने नेगेटिव लिया विच इज माइनस बी, तो a और माइनस बी का जब मैं एडिशन करूंगा तो इफेक्टिवली a माइनस बी आएगा विच इज d, a माइनस बी नॉट c। दिस विल बी व्हाट वी कॉल एज d। यहाँ से एक फेमस मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था एक बार, शायद आईआईटी में था, कि दो वेक्टर्स हैं, दो यूनिट वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी यूनिटी है, मतलब ये कोई वेक्टर है ए कैप और कोई दूसरा वेक्टर है बी कैप, और इसका जो रिजल्टेंट है वो भी यूनिट वेक्टर है। तो वो तभी हो सकता है, ध्यान रखना, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम तभी हो सकता है जब वो दोनों इक्वल वेक्टर्स, और उनका मैग्नीट्यूड सेम तब हो सकता है जब वो दोनों 120 डिग्री पे हो। तो इफेक्टिवली मेरे पास एक ये तीसरा वेक्टर आया जो कि खुद भी एक यूनिट वेक्टर है, सी कैप। ये ए और बी का रिजल्टेंट है, मतलब ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल्स टू सी कैप। ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये बताना है कि उसका जो डिफरेंस होगा उसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ दीज टू वेक्टर्स।
सो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। मान लो ये ए कैप है, एक वेक्टर था, ये बी कैप है, 1 1 यूनिट है दोनों का, मतलब दोनों की लेंथ 1 1 है। इनका जो रिजल्टेंट, ये दोनों 120 डिग्री पे अभी, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो भी 1 ही है, सी 1 1 1, ये है सी कैप। तो अगर मुझे a माइनस बी निकालना होगा तो क्या होगा, मैं b को रिवर्स करूंगा, ये बन गया माइनस बी कैप। सेम चीज है, मैग्नीट्यूड अभी भी 1 ही है। और अगर मुझे अब a माइनस बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है तो फिर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा, a और माइनस बी, तो उसका रिजल्टेंट कहीं आएगा। और ये होगा कितना, तो ये 1 है, ये भी 1 है, बट अब यहाँ एंगल 60 है, क्योंकि ये टोटल एंगल 180 था, तो अब ये एंगल 60 है, ना कि 120 पहले की तरह। इसको मैंने सीधा एक्सटेंड कर दिया, ये 120 डिग्री है और फिर ये 60 डिग्री है। तो जब 120 था तो हम रिजल्ट निकालते थे रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस 120, रिजल्ट आ जाता था 1। हाँ, सॉल्व करोगे तो 1 ही आ जाएगा। और एक और शॉर्टकट ही है बेसिकली कि अगर दो वेक्टर्स सेम है, मतलब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट सेम है, तो फिर आप सीधा सीधा लिख सकते हो 2a cos थीटा बाई 2, ये रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2, मैग्नीट्यूड जो भी है a cos एंगल का हाफ। तो यहाँ पे ये 1 1 है, तो इनका रिजल्ट कितना होगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 cos 60, और 2 इंटू 1 इंटू cos 60 by 2 cos 30, which is root 3 by 2. So eventually the answer comes out to be as root 3. That means इन दोनों वेक्टर्स का जो डिफरेंस होगा that will be root 3. तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है वेक्टर्स में, क्योंकि उसके बिना आप डील नहीं कर पाओगे, मतलब उसके बिना काफ़ी मुश्किल हो जाता है डील करना। Anyway, so the result of the magnitude of the difference will be under root 3 and the magnitude of the addition was 1. Moving further, दिस इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, सेम चीज जैसे एडिशन था वही। एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, बेसिक चीज है कि अगर दो से ज़्यादा चीज़ें हैं तो एज आई टोल्ड यू बाइनरी ऑपरेशन होता है, आपको करना कुछ नहीं होता, दो को हैंडल करो, फिर उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो थर्ड पे लेके जाओ, फिर थर्ड से जो रिजल्ट आ रहा है वो फोर्थ पे लेके जाओ, एंड सो ऑन। एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है वहाँ पे, मतलब कितना एंगल वो कॉस के साथ फॉर्म कर रहा है। जैसे मान लो कि ये एक वेक्टर है, तो कितना एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, कितना एंगल ये वाई के साथ फॉर्म कर रहा है, और कितना एंगल ये जेड के साथ फॉर्म कर रहा है, वो निकाल सकते हो आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी भी वेक्टर को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स वाई प्लेन में, या किसी भी जनरल प्लेन के अंदर हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द टर्म आर, जिसे कहा जाता है पोजीशन वेक्टर इन जनरल। तो जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मतलब ये मुझे एक ऐसा पॉइंट दे रहा है थ्री डायमेंशनल प्लेन में जो कि यहाँ से मान लो कि ये x है, ये y है, ये z है, तो ये पॉइंट कितना होगा, अगर ये x डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ पे z डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये पॉइंट होगा x, 0, z, और यहाँ से मैं इसको ऊपर की तरफ z डिस्टेंस तक लेके चला गया, तो ये पॉइंट बन गया x, y, z। और जब मैं इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये जो वेक्टर है बेसिकली ये पोजीशन वेक्टर है जो मुझे इस पॉइंट के लोकेशन दे रहा है, यानी इस पॉइंट के लोकेशन दे रहा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और यहीं से आप मैग्नीट्यूड ऑफ आर जब निकालते हो तो इट कम्स आउट टू बी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेसिक पाइथागोरस लगाते हैं, यहाँ अलग है, ये अलग है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज पोजीशन वेक्टर्स, और इसको हम इस अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। Construct a vector of magnitude 6 units making an angle of 60 with the x-axis. मुझे सिर्फ xy प्लेन के बारे में बात करनी है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने xy प्लेन का कहा है। सिर्फ xy प्लेन में construct a unit vector of magnitude 6 units making an angle of 60 degree with the x-axis. Sorry, not unit vector, construct a vector, क्योंकि magnitude 6 units का unit vector थोड़ी हो सकता है। Okay, construct a vector of magnitude 6 units. Assume करते हैं जैसे मान लो कि ये मेरे पास सिचुएशन है, एक यहाँ पे ये हमने एक्सिस प्लॉट किया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस।
6 यूनिट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विद द एक्स एक्सिस। तो ये मान लो कि ये 6 यूनिट्स का वेक्टर हो गया और ये एक्स एक्सिस के साथ 60 बना रहा है। ये एंगल ज़्यादा बनाना चाहिए था मुझे। anyway, तो फिर इसका एक पार्ट तो इधर की तरफ चला गया। देखो अगर आप इसे एक्स ज्यूम करो, मान लो कि ये वेक्टर है, तो इससे मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और फिर एक परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे चला जाएगा वाई एक्सिस पे। तो अगर इसे आप x मानते हो, इसे आप y मानते हो, तो अगर आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो तो फिर x इज नथिंग बट दिस cos 60 एंड y इज नथिंग बट दिस sin 60। समझो कुछ नहीं किया हमने, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और फिर ये परपेंडिकुलर है, डिपेंडिंग मैं एंगल इसको अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे cos थीटा लिखता हूँ तो cos थीटा इज नथिंग बट x ओवर r, और सेम वे sin थीटा इज नथिंग बट y ओवर r। तो फिर x कितना हो गया r cos थीटा और y कितना हो गया r sin थीटा। तो वही चीज़ की है, ये 6 यूनिट्स है। तो 6 cos 60 इफेक्टिवली इट विल कम आउट टू बी cos 60 is half, so 3 and it will come out to be sin 60 is √3/2, so ये बन गया 3√3। तो x की डायरेक्शन में 3, y की डायरेक्शन में 3√3, तो ये वेक्टर कितना हो गया 3i कैप प्लस 3√3 j कैप, शुड बी द सेम 3i कैप प्लस 3√3 j कैप। तो अगर आपको डायग्राम पता है, विजुअलाइजेशन पता है, तो आप कोई भी केस सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी इजी हो जाता है। मूविंग फर्दर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बाकी सारे चैप्टर्स के लिए। ओके, प्रोडक्ट, वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं होता है। कभी भी आप दो वेक्टर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब a मल्टीप्लाई बाय b कुछ नहीं होता है। हमेशा जब हम वेक्टर्स के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वेक्टर्स के। एक कहलाता है डॉट प्रोडक्ट, या इफेक्टिवली इसे कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रोडक्ट से जो मुझे रिजल्ट मिलता है वो स्केलर होता है, वो एक नंबर होता है। तो फिर दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। क्या होता है, तो अगर मान लो कि a है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और b है पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप, तो फिर a डॉट b दिया जाता है i की कॉम्पोनेंट को i से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर, दैट्स इट। ये सब नंबर्स हैं। एक्स आई वाले को i से मल्टीप्लाई किया, j वाले को j से, k वाले को k से। मान लो इसमें j वाला एक में होता ही नहीं तो जीरो मानते हैं, जीरो j का, तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाता है, वो रिजल्ट आ जाता है। a डॉट बी, a डॉट बी का अगर मुझे मैग्नीट्यूड पता है और दोनों के बीच का एंगल पता है तो उसको लिखने का एक और तरीका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज a डॉट बी। बेसिकली मुझे इससे प्रोजेक्शन मिलता है, बट हम उतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे क्योंकि वी आर कवरिंग इट लाइक रिविजन काइंड ऑफ थिंग। सो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट निकालने का तरीका ये होता है एक्स पी एंड ऑल। आपसे कई बार कहा जाएगा दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करो और दोनों वेक्टर्स दिए जाएंगे। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, a इज आई कैप प्लस जे कैप और b इज माइनस आई कैप प्लस 2k कैप। इमेजिन कहा गया दोनों के बीच में एंगल निकालो, तो a डॉट बी कितना होगा, i वाले को i से मल्टीप्लाई करो -1 प्लस j वाले को, जैसे अब यहाँ तो j वाला है नहीं, जीरो है, तो ये जीरो j कैप, तो इफेक्टिवली जीरो। k वाला ऊपर नहीं है तो इफेक्टिवली जीरो, तो ये बन गया -1। a डॉट बी आ गया -1। मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है, √2, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2। मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना है, -1 स्क्वायर 1 प्लस 5 √5। तो फिर अगर मैं इन दोनों चीज़ों का यूज़ करूँ इस फॉर्मूले के अंदर, तो a डॉट बी है -1, मैग्नीट्यूड ऑफ a है √2, मैग्नीट्यूड ऑफ b है √5 cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू नहीं आ गई, -1 ओवर √10। दिस इज द रिजल्ट, थीटा आ गया cos इनवर्स -√10, 1 ओवर √10। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे से 90 बना रहे हैं, मान लो आपसे कह दिया जाए a और b 90 डिग्री बना रहे हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो a डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं तो। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का यूज प्रोजेक्शन निकालने के लिए भी किया जाता है।
प्रोजेक्शन से क्या मतलब है? तो अगर मान लो कि आपसे कह दिया जाए कि ये एक वेक्टर है ए, इस वेक्टर का एक वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन निकालो, वेक्टर ए का ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो मतलब ये है कि ए की कितनी शैडो बी के ऊपर पड़ रही है। तो ड्रॉप अ परपेंडिकुलर नॉर्मली, ये होता है ए की कितनी शैडो बी के ऊपर पड़ रही है, दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए भी हो सकता है, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा थोड़ा सा और फिर यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो ये जो है दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो डिपेंड करता है ए ऑन बी पूछा गया है या बी ऑन ए पूछा गया है। तो अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछा गया है तो इफेक्टिवली इट इज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और सेम वे बी ऑन ए पूछा गया है तो सेम ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद आपके पास रिजल्ट मिल जाता है। या ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये ए बी कॉस थीटा बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, बी से भी कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा ए कॉस थीटा। तो फिर ए का यहाँ वाला कंपोनेंट जहाँ पे थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, दिस इज व्हाट वी कॉल हाउ डू वी फाइंड आउट द प्रोजेक्शन। डॉट प्रोडक्ट का ज़्यादातर इस्तेमाल प्रोजेक्शन निकालने, वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए ही किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, आपसे कहा गया है कि एक वेक्टर दिया हुआ है और चार ऑप्शंस है कि कौन सा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो चारों के साथ। डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान होता है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। If we move further, this is what we call scalar product or dot product. Next is cross product. ये थोड़ा सा सेकेंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, या इसे कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्या है? तो वेक्टर प्रोडक्ट के साथ हम कैसे डील करते हैं? तो इससे जो प्रोडक्ट मुझे मिलता है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, वेक्टर होता है, वो स्केलर नहीं होता। तो इससे जो नया प्रोडक्ट मिलेगा वो हो गया क्या? तो उसकी एक अलग डायरेक्शन होगी, उसकी भी एक डायरेक्शन होगी। तो समझो कि जैसे मान लो कि दिस इज वेक्टर ए एंड आई डोंट हैव अनदर पेन, इमेजिन लाइक दिस इज वेक्टर बी, सो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। ए क्रॉस पी होता है एक ऐसा वेक्टर जो कि ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ए और बी का आपस में एक प्लेन बनेगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा दैट विल बी ए क्रॉस बी। अब परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव अ सिचुएशन व्हिच वी कॉल राइट हैंड थंब रूल, और इमेजिन लाइक जस्ट try to understand कि it is the rule of universe, that means it is the rule of the entire physics, right hand thumb rule। जहाँ पे भी वेक्टर्स यूज हो रहे हैं वहाँ हम राइट हैंड थंब रूल डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बहुत लोग, मतलब आप आगे पढ़ोगे या पढ़ा भी होगा आपने, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल वगैरह वगैरह, कहीं कुछ जरूरत नहीं होती, सिर्फ राइट हैंड थंब रूल से सब हो जाता है। सो दिस इज लेट्स से वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, you what you have to find out, like what you have to do to find out the direction of a cross b, put the fingers of right hand towards A and curl it towards B. Curl the fingers towards B. So it is pointing in this direction. This is the direction of A cross B. So we represent it this way. Like say for example, this is vector A. This is another vector B. Then A cross B is like A से B की तरफ जब मैं fingers curl करूँगा तो सामने की तरफ, बाहर की तरफ एक point आएगा। वो जो vector है, that is what we call A cross B vector. और another vector which we denote as C, let's say। यहाँ पे जब मैं डॉट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो पॉइंट, वो वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, और जब मैं क्रॉस रिप्रेजेंट करूंगा मतलब वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं यहीं पे बी क्रॉस ए करता तो जो वैल्यू आती वो आती ये, वो अंदर की तरफ पॉइंट आउट करता कहीं पे वेक्टर। कैसे निकाला जाता है? तो ए क्रॉस बी दिया जाता है, ए क्रॉस बी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब ये सब कुछ मैग्नीट्यूड है, ये सब नंबर है, लेकिन एन कैप का मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर से जब हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो मुझे एक वेक्टर दे देगा। जैसे 10 एक नंबर है, इसको मैंने आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एक्स डायरेक्शन में 10 यूनिट्स का वेक्टर बन गया। सेम वे एन कैप वो डायरेक्शन है जिसमें इसका ए क्रॉस बी आ रहा है, जो कि हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल रहे हैं। और फिर उसका जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यहाँ पे आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि ये स्क्रीन रिवर्स्ड होती है, तो दिस इज राइट हैंड थंब रूल हम यूज कर रहे हैं।
ए बी साइन थीटा एन कैप वो नॉर्मल डायरेक्शन है। तो अगेन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो कि ये ए है, ये बी है। ए और बी का जो प्लेन है वो ये है। ए क्रॉस बी, ये जो बाहर की तरफ जो डायरेक्शन पॉइंट आउट कर रही है वो एन कैप डायरेक्शन है। उसको जब मैं इस नंबर यानी ए बी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ए क्रॉस बी वेक्टर मिल जाएगा जो कि इस तरफ पॉइंट आउट करेगा, कुछ ऐसे पॉइंट आउट करेगा। कोशिश करता हूँ मैं 3D में प्लॉट करने की, है तो मुश्किल। समथिंग लाइक दिस। ये एक अलग प्लेन है और ये मेरे पास हो जाएगा ए क्रॉस बी डायरेक्शन और एन कैप डायरेक्शन ए क्रॉस बी वेक्टर। दिस इज व्हाट वी बेसिकली कॉल एज क्रॉस प्रोडक्ट। निकालते कैसे हैं? तो बड़ा ही आसान तरीका होता है। अगर मान लो मेरे पास ए है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और बी है पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। ए क्रॉस बी, अगर आपको पूरा वेक्टर निकालना है जो कि एक नया वेक्टर होगा तो हम मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स यूज करते हैं। डिटर्मिनेंट्स और डिस्क्रिमिनेंट, नो डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आई कैप, जे कैप, के कैप। ये प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। क्यों होता है आई कैन एक्सप्लेन बट अगेन हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। वी रिप्रेजेंट ए क्रॉस बी तो इसके कोफिशिएंट्स लिखते हैं एक्स साइन के साथ। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पी क्यू आर। कैसे सॉल्व करेंगे? आता भी होगा आप में से बहुतों को। आप सबसे पहले आई के ऊपर एक क्रॉस इमेजिन करो। मैंने एक प्लस साइन बनाया तो मेरे पास ये 4 लेटर्स बचे। इनको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डाउन पॉजिटिव, अप नेगेटिव, वाई आर माइनस क्यू जेड। और फिर यहाँ पे हो गया आई कैप प्लस। अब जे के ऊपर आपने क्रॉस बनाया तो मेरे को मिला एक्स जेड पी आर, तो एक्स आर माइनस बट चूंकि जे कैप है तो आई विल राइट माइनस जे कैप। ये माइनस साइन आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। प्लस के ऊपर क्रॉस बनाया तो एक्स क्यू माइनस पी वाई और के पॉजिटिव ही है तो के कैप। ये मुझे एक वेक्टर मिला, सी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर। दिस इज व्हाट वी कॉल द वेक्टर ए क्रॉस बी। दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो आप फिंगर्स को कर्ल ही नहीं कर सकते ना, तो इफेक्टिवली ये वैनिश हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ थीटा, चूंकि थीटा जीरो हो जाएगा तो इसलिए वो वैनिश आउट हो जाता है। हाँ, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। दिस इज द सिचुएशन। ओके, सो मूविंग फर्दर, दिस इज व्हाट वी कॉल इट लाइक ए क्रॉस बी। और फिर हम इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं जो ए क्रॉस बी वेक्टर बना, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है यानी कि सिर्फ ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, दिस इज व्हाट वी कॉल एरिया वेक्टर। मतलब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेक्टर मुझे, उसका मैग्नीट्यूड मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देती है। कि अगर ए और बी एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो न्यूमेरिकली इस ए क्रॉस बी वेक्टर की लेंथ के बराबर होगा। ये ए है, ये बी है, ए क्रॉस बी वेक्टर यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसकी जो लेंथ होगी उस लेंथ के बराबर इसका एरिया होगा। कहना गलत है क्योंकि लेंथ कभी एरिया के बराबर नहीं हो सकती। लेंथ की यूनिट मीटर होती है, एरिया मीटर स्क्वायर होता है। बट द फैक्ट इज कि न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब इसकी जो भी लेंथ होगी वो जो भी नंबर होगा उतने ही यूनिट का एरिया होगा। इसीलिए कई बार ए क्रॉस बी को एरिया वेक्टर भी कहा जाता है। दिस इज नथिंग बट द एरिया वेक्टर, इट गिव्स मी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा तो मुझे हाफ एरिया मिल जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा दैट विल बी हाफ टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है अच्छे से काफ़ी। यू कैन सी दैट ए से बी की तरफ इन्होंने ये फिंगर्स कर्ल की यहाँ पे, तो जब फिंगर्स कर्ल की तो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इस ए क्रॉस बी की जो लेंथ है वो इस पर्टिकुलर ए और बी से बनने वाले प्लेन, पूरा प्लेन नहीं, सिर्फ ए और बी तक वाला प्लेन जो फॉर्म होगा उसके एरिया के बराबर होगा। ये रिप्रेजेंटेशन है ए क्रॉस बी। और जब मैं नेगेटिव करूंगा मतलब बी क्रॉस ए तो इफेक्टिवली दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, क्योंकि एक ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, दूसरा नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, क्योंकि वेक्टर्स हैं।
अगेन आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के जीरो ही होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में साइन थीटा जीरो होगा। आई क्रॉस जे के देगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप आई से जे की तरफ मूव करोगे तो ये डायरेक्शन इस तरफ पॉइंट करेगी, तो आई से जे की तरफ मूव करोगे तो के आएगा। It's like that. It's something in this manner. If I make it clear, it goes as like this circle. I cap, J cap, K cap. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो I क्रॉस J will give K क्रॉस I will give J और J क्रॉस K will give I. अगर आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो उल्टा हो जाता है, तो नेगेटिव हो जाएगा। K क्रॉस J माइनस I क्रॉस K माइनस J. It's like that. Yeah. मूविंग फर्दर, डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर जैसे आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हो वैसे ही होता है, हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। बस यहाँ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो टर्म पहले है उसको पहले ही लो, बाद में है तो बाद ही लो। जैसे डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट बी, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ए डॉट डी बी बाई डी टी। डॉट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट क्रॉस में बहुत फर्क पड़ जाता है क्योंकि क्रॉस में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते, डॉट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होते हैं। When a particle moves from x1 y then its displacement vector, या कोई आज सच रटने वाली चीज़ नहीं है, फिर भी समझ लो कि अगर मान लो कि एक वेक्टर ये है r1, दूसरा वेक्टर ये है r2, आपको ये वेक्टर निकालना है। पता है ना, r1 प्लस एक्स विल गिव मी r2, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो x कितना हो जाएगा r2 माइनस r1, कर दो दोनों को सब्ट्रैक्ट। सेम अगर माइनस एक्स निकालना होता तो r2 प्लस एक्स, r2 प्लस वाई इज r1, मान लो इसको मैंने y कह दिया तो y हो जाएगा माइनस एक्स के बराबर। तो वो आप ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर सकते हो, नो नीड टू मग इट अप। लामीज थ्योरम यूज हो जाता है कई बार, पता भी होना चाहिए आपको। बेसिकली लामीज थ्योरम नहीं होता है, इफेक्टिवली इट्स साइन लॉ और ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्रिक, जनरल ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं इसे, कि अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर सिचुएशन एक ट्राइंगल है और फिर ये मैं इनके ए बी सी पॉइंट कर रहा हूँ, तो जो कैपिटल लेटर्स हैं वो एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो स्मॉल लेटर है, ए के सामने वाली लेंथ स्मॉल ए, बी के सामने वाली लेंथ स्मॉल बी, सी के सामने वाली लेंथ स्मॉल सी, तो कहा जाता है दैट ए ओवर साइन ए, मतलब प्रूव ए ओवर साइन ए इज इक्वल्स टू बी ओवर साइन बी इज इक्वल्स टू सी ओवर साइन सी। ये होता है, ये आप निकाल सकते हो, ये कांस्टेंट के बराबर होता है। तो सेम वे लामीज थ्योरम भी यही कहती है कि अगर मान लो कि ये परपेंडिकुलर F2 F3 और फिर ये मेरे पास एंगल्स हो गए, मान लो x y z, सो F1 ओवर साइन x इज इक्वल टू F2 ओवर साइन y इज इक्वल्स टू F3 ओवर साइन z। दिस इज द सिचुएशन। Lami's theorem, area of triangle half AB sin theta, parallelogram half parallel vectors A cross B0, perpendicular vectors A dot B0। अगर वेक्टर्स कोप्लेनर है, मतलब तीन वेक्टर्स अगर आपको कोप्लेनर प्रूव करने हैं तो STP जीरो होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं इसे, A डॉट B क्रॉस C। तीन वेक्टर्स अगर एक दूसरे की कोप्लेनर हैं तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, यानी वैनिश आउट हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स, कुछ एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स, ये जैसे जैसे आप पढ़ोगे या आपने पढ़े हैं तो आपको समझ आ जाएगा। टेंसर्स क्या होता है, एक बार एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। टेंसर बेसिकली जनरल फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो सबको रिप्रेजेंट करती है, जनरलाइज सिचुएशन होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक वेक्टर की, मतलब एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को तीन डायरेक्शन से भी ज़्यादा डायरेक्शंस की जरूरत पड़ती है रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे टेंसर्स कहा जाता है। सो टेंसर्स की डिफरेंट रैंक्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। स्केलर भी एक तरह का टेंसर है ऑफ रैंक 0। वेक्टर एक टेंसर होता है ऑफ रैंक 1। सेम वे रैंक 2 टेंसर्स होते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, ये सब रैंक 2 टेंसर होते हैं। स्ट्रेन, बट इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब कई बार क्वेश्चन पूछे, मतलब एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि टेंसर क्या है या वेक्टर्स कौन से रैंक के टेंसर होते हैं, तो रैंक 1, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है, हाँ यूनिटरी वेक्टर है। टू अ वेक्टर ओनली अ वेक्टर ऑफ सेम टाइप कैन बी एडेड। अ स्केलर और वेक्टर कैन नेवर बी डिवाइडेड बाय अ वेक्टर, या दैट्स ट्रू। अ स्केलर एंड वेक्टर कैन नेवर बी डिवाइडेड बाय अ वेक्टर और मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर एज वेल। नहीं, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, स्केलर और वेक्टर कैन नेवर बी डिवाइडेड। ओके फाइन, गॉट इट। आप वेक्टर से, मतलब स्केलर से 2 डिवाइड बाय वेक्टर ए नहीं कर सकते, वेक्टर ए डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, दैट मीन्स हाफ मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए, बट 2 डिवाइडेड बाय वेक्टर ए नहीं कर सकते। वेक्टर्स को वेक्टर से ही डील करना पड़ता है।
Okay, so this is all about vectors. I think इसमें काफी time लग गया. So we'll discuss about kinematics or motion in one dimension and all in the next class, in the next lecture. Or till then, if you find that, if you feel that it is helpful for you or it can help somebody, please share it. Practice questions, it is very important. Um, yeah, so that's all for the day. Have a good day. Bye bye. Thanks for watching.